फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने जीवन के बारे में लिखा है। यह ऑटोबायोग्राफी एक सिंपल साउथ इंडियन लड़के से लेकर भारत के न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने में उनकी भूमिका और अंततः प्रेसिडेंट बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन करती है। इस ऑटोबायोग्राफी में अब्दुल कलाम ने अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली चुनौतियों तक की जर्नी शेयर की है। उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के प्रिंसिपल्स पर भी चर्चा की, जिसने उन्हें सक्सेस प्राप्त करने में मदद की। ऑटोबायोग्राफी में टेक्निकल इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिफेंस के लिए भारत के संघर्ष पर भी प्रकाश डाला गया है। अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक अब्दुल कलाम के शुरुआती जीवन पर केंद्रित है, जो भारत के रामेश्वरम में एक तमिल मध्यम वर्गीय परिवार में उनके जन्म से शुरू होती है। रामेश्वरम एक करीबी समाज था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था, जिससे यह परिवार पालने के लिए एक आइडियल प्लेस बन गया। छोटी उम्र से ही कलाम को सभी रिलीजन्स का सम्मान करना सिखाया गया और स्पिरिचुअलिटी पर खुलकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पड़ोस की मस्जिद में उनके पिता भी इमाम के तौर पर सेवा करते थे। बड़े होते हुए अब्दुल कलाम का मानना था कि इंसान होने के लिए आस्था बहुत जरूरी है। कलाम के परिवार ने उन्हें लगन से पढ़ाई करने और एकेडमिक फॉर्म से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। रात के खाने के दौरान वे अक्सर लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज और न्यू बुक्स पर चर्चा करते थे, जिससे कलाम में सीखने के प्रति जुनून पैदा हुआ। इन वार्तालापों ने एजुकेशन में उनकी बढ़ती रुचि के लिए बेस तैयार किया। कलाम के लिए उनकी माँ माता पिता से ज्यादा दोस्त जैसी थीं, क्योंकि उनके माता पिता उनके बहुत करीब थे। उन्होंने अपने राइटिंग्स में अपने सबसे अच्छे दोस्त अहमद जलालुद्दीन का भी जिक्र किया है। अब्दुल कलाम कम उम्र में ही बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गए थे, क्योंकि उनके और अहमद के बीच उम्र का काफी अंतर था, जो उनसे लगभग 15 साल बड़े थे। वे अक्सर मस्जिद में साथ जाते समय इस्लाम पर चर्चा करते थे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रति अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए कलाम अपने जन्म स्थान से चले गए और रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज हाई स्कूल में शामिल हो गए। अब्दुल कलाम को स्कूल में तब तक मजा आता था जब तक कि एक नए टीचर रामेश्वरम शास्त्री नहीं आ गए। एक दिन एक हिंदू स्टूडेंट के पास बैठे हुए टीचर ने उन्हें देखा और रूल तोड़ने के लिए कलाम को फटकार लगाई। परिणाम स्वरूप कलाम को क्लास के पीछे भेज दिया गया। भारत के पार्टीशन के दौरान कई लोगों के पास बायस्ड विचार थे, लेकिन अब्दुल कलाम ने अपने पूरे जीवन में सभी रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंट रहकर इसका मुकाबला करने का फैसला किया। यह डिसीजन एक एनकाउंटर के बाद लिया गया था, जिसने उन्हें बायास से होने वाले नुकसान का एहसास कराया। अपने छोटे भाई की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कलाम ने न्यूज़पेपर्स बेचे। अपनी बुक में कलाम ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट और एनकरेजमेंट को अपनी सक्सेस के पीछे मेन रीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। हाई स्कूल में कलाम ने एकेडमिकली एक्सीलेंट प्रदर्शन किया और साइंस के प्रति उनका पैशन विकसित हुआ। हालांकि फिजिक्स में बीएसएससी प्राप्त करने के बाद कलाम ने महसूस किया कि अपनी एस्पिरेशंस को प्राप्त करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम में मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। अमीर होने के बावजूद वह अपने एडमिशन फीस का पेमेंट नहीं कर सकते थे। थैंकफुली उनकी सबसे बड़ी सिस्टर ने उनकी पोटेंशियल को पहचाना और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनके शुरुआती वर्षों के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करके उन्हें रहने के लिए जगह खोजने में हेल्प की। अब्दुल कलाम को किसी की काइंडनेस ने स्कॉलरशिप के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर किया। उनकी हार्ड वर्क रंग लाई और उन्होंने अपनी बड़ी बहन के कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम किया। एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल करने के साथ साथ अब्दुल कलाम ने पायलट बनने का ड्रीम देखा। कलाम के लिए यूनिवर्सिटी में अपने करियर पैथ के रूप में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनना लॉजिकल था। फ्यूचर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अब्दुल कलाम की एडवाइस बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उनका सुझाव है कि अपनी स्पेशलाइजेशन चुनते समय उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह उनकी इनर फीलिंग्स और एस्पिरेशंस के अनुरूप है। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया क्योंकि यह उनकी इंटरेस्ट्स के अनुरूप था। उनका मानना है कि इंडिविजुअल्स को, चाहे उनका प्रोफेशन कोई भी हो, ऐसा करियर चुनना चाहिए जो उनकी एस्पिरेशन से मैच करता हो। यह फ्यूचर इंजीनियर्स और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए सबसे एसेंशियल फैक्टर है। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम को अपने दो हॉबीज के बीच डिसीजन लेना पड़ा। वह पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन डायरेक्टरेट उनका दूसरा ऑप्शन था। दुर्भाग्य से फ्लाइंग के अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एयरफोर्स में शामिल होने के कलाम के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब्दुल कलाम को एक सिग्निफिकेंट डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा
और इसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंदा से हुई, जो एक फेमस योगा गुरु, राइटर और स्पिरिचुअल गाइड थे। इसके चलते उन्होंने ऋषिकेश की यात्रा की, जहां उनकी शिवानंदा से एक लाइफ चेंजिंग मुलाकात हुई। इस बातचीत में शिवानंदा ने उन्हें एक वैल्यूएबल लेसन दिया, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इस इंसिडेंट ने कलाम के जीवन पर डीप इम्पैक्ट डाला। अतीत पर ध्यान केंद्रित करना कभी कभी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कलाम ने पूरी तरह प्रोग्रेस पर फोकस किया होता तो वे और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। हालांकि उन्होंने टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डायरेक्टोरेट में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में काम किया, लेकिन उन्होंने एविएशन इंजीनियरिंग के लिए अपने एंथुजियाज्म का पूरा इस्तेमाल किया। अपने पूरे जीवन में अब्दुल कलाम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने विमान डिजाइनिंग के लिए मिली क्रिएटिव फ्रीडम बहुत पसंद थी, जिसमें नंदी नाम का एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट भी शामिल था। अब्दुल कलाम ने इस हॉवरक्राफ्ट को तैयार करने में अपनी पूरी मेहनत और इंजेन्युइटी लगाई। अब्दुल कलाम ने हॉवरक्राफ्ट इंपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्भाग्य से नए मंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया और बताया कि उनके काम में और सुधार की जरूरत है। यह उनके एस्ट्रोनॉट बनने के सपने के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी वे ऑप्टिमिस्टिक बने रहे। उन्हें स्वामी शिवानंद की वह वैल्यूएबल लेसन याद थी, अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को भावनात्मक रूप से खुद पर हावी मत होने दो। अब्दुल कलाम के डिजाइन नैंडी को शुरुआती अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी यात्रा जारी रही। असफलता के बावजूद इस डिजाइन ने लोगों में एंथुसियाज्म और क्यूरियोसिटी जगाई। इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी ने इसकी पोटेंशियल को पहचाना और अब्दुल कलाम को इंटरव्यू के लिए बुलाया। रॉकेट इंजीनियर की भूमिका के लिए इंटरव्यू के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक प्रोफेसर विक्रम साराभाई से अब्दुल कलाम का परिचय हुआ। जॉब ऑफर मिलने के बाद उन्होंने कई साल एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में काम किया। नतीजतन इस किताब में काफी एजुकेशनल कंटेंट शामिल किया गया है। यह लेख भारत में कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और फैसिलिटीज की जानकारी देगा। हम रॉकेट साइंस के क्षेत्र में अब्दुल कलाम की रिमार्केबल अचीवमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें SLV-3 का सक्सेसफुल लॉन्च शामिल है। इस सफलता ने उन्हें शुरुआती असफलताओं के बावजूद प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड दिलाया। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। बाद में अब्दुल कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम करते हुए अपना ध्यान रॉकेटरी पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया। भारत का मिसाइल प्रोग्राम सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। कलाम का मानना था कि भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनने की पूरी क्षमता है और असफलताएं वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस का रास्ता खोल सकती हैं। अब्दुल कलाम ने साराभाई से बिजनेस और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में वे अपने करियर के शुरुआती दौर में आदेश देने के बजाय ओपन डिस्कशन में विश्वास रखते थे। बाद में उन्हें समझ में आया कि लीडरशिप हर लेवल पर मौजूद होती है। अब्दुल कलाम के पास एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिसिप्लिन्ड थे। वह अपना दिन अपनी डेस्क साफ करके और वर्क एरिया को ऑर्गेनाइज करके शुरू करते थे, जिससे उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद मिलती थी। अब्दुल कलाम ने डॉक्यूमेंट्स को उनकी अर्जेंसी के आधार पर प्रायोरिटाइज करके अपनी डेस्क को व्यवस्थित किया। उन्होंने इमीडिएट टास्क्स को बाकी से अलग रखा और हर काम को अलग से हैंडल किया। डिटेल्स पर उनकी गहरी नजर ने उन्हें उन टास्क्स पर तुरंत रिस्पॉन्स देने में सक्षम बनाया जिन पर इमीडिएट अटेंशन जरूरी था, खासकर वे जो उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते थे या उन्हें अलग पहचान दिला सकते थे। अब्दुल कलाम अपनी एक्सेलेंस और वर्क एथिक्स के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वे लोगों को अपनी असफलताओं को अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मिस्टेक्स करना सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। टाली जा सकने वाली गलतियों से बचने के लिए कलाम ने हमेशा लोगों को स्वसुधार और कौशल विकास की सलाह दी। उनके इसी दृष्टिकोण के कारण भारत सरकार ने उन्हें 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न। इसके अलावा दुनिया भर के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें ऑनररी डिग्रीज से सम्मानित किया। सफलता हासिल करने और लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना जरूरी है: डिजायर, बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस। इन फैक्टर्स ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सफलता को बूस्ट किया। उनके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत को बेहतर बनाने की मजबूत इच्छा थी। साथ ही
उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था और यह ट्रस्ट था कि गॉड उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचने में गाइड करेगा। उनके इसी अनवेवरिंग बिलीफ ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिजेक्ट किए जाने जैसी बड़ी चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद की। अब्दुल कलाम ने ऑब्स्टिकल्स का सामना करते समय डिफीट नहीं मानी, बल्कि उन्हें बेटर पैथ्स खोजने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा। उन्होंने लाइफ में गोल सेट करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, क्योंकि ये चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सक्सेस और फेलियर केवल एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ही पॉसिबल हैं, जिससे व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स से सीखकर इंप्रूव कर सकता है। विंग्स ऑन अ फायर पुस्तक में लेखक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक डॉ. अब्दुल कलाम की जीवनी प्रदान करता है। पुस्तक राजनीति और विज्ञान दोनों पर डॉ. कलाम के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।